जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता नागदा और आपका स्वागत है शिखर एकेडमी के मंच पर। और हमारा लक्ष्य है आपको शून्य से शिखर तक ले जाने का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। तो हमारी क्या है कि बहुत सारी एग्जामें आने वाली है, तो उसमें क्या है कि अगर जीके का कोई पार्ट आता है या फिर साइंस का कोई पार्ट आता है तो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन अधिकतर संख्या में रहते हैं और टफ और मॉडरेट और इजी सारे ही रहते हैं, तो हमें सब कवर करके चलना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में उपयोग किया जाता है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ अभी ए बी सी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या आएगा। हमारा ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है हमारा उत्तल दर्पण। तो आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो होगा हमारा उत्तल लेंस। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि दोष मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है, दोष मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर हमारा दूरदृष्टि दोष होगा। अगर हमारा दूरदृष्टि दोष होगा तो हमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और अगर हमें निकट दृष्टि दोष होगा तो हमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये तो हो गया हमारा दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अब इसमें हम यूज क्या करेंगे? अवतल लेंस करेंगे या फिर उत्तल लेंस? तो इसका आसान सा तरीका है दूर। ठीक है, तो यहाँ पे दू में किसकी मात्रा आ रही है? ओ की। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, और बचा हमारा निकट दृष्टि दोष के लिए, तो वो हमारा हो जाएगा अवतल लेंस, जो हमारा कॉनकेव होता है और ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। और हम अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे शेविंग मिरर में, और हमारे जो नाक, कान, दांत, गले के डॉक्टर होते हैं ये भी हमारे इस अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, और अगला है हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? तो हमारे जो वाहन होते हैं उसके जो साइड में मिरर होता है उसमें हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो पीछे जो वाहन आते हैं बड़े वाले, तो उनकी जो छवि होती है, उनकी इमेज जो होती है, उनकी इमेज को वो छोटा करके उत्तल दर्पण दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। ठीक है, तो हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके लेके आएंगे ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। और यहाँ पे दू से आ जाएगा उत्तल दूरदृष्टि दोष, ऊ की मात्रा, और निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण रोकने वाला विटामिन कौन सा है? अब क्योंकि बहुत बार तो हमारे ये आता है कि रतौंधी किससे होती है, बेरी बेरी किससे होती है, तो ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन इस टाइप की चीज़ें थोड़ी हमारे लिए टफ हो जाती हैं। तो बताइएगा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर हमारा विटामिन डी? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो हमारे शरीर में संक्रमण को रोकता है, और जो हमारा वैक्सीनेशन भी होता है उसमें भी हमारा विटामिन ए का यूज होता है। ठीक है, विटामिन ए का यूज हमारे कहाँ होता है? तो ये होता है हमारे वैक्सीनेशन में, और यहाँ पर संक्रमण रोकने वाला हमारा ए हो जाएगा। और उसके अलावा विटामिन बी, सी और डी पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं वो हमारे कार्बनिक अम्ल होते हैं, और उनकी थोड़ी सी भी मात्रा जो होती है वो हमारे लिए, शरीर के लिए आवश्यक होती है। और ये हमें बाहर के जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, उनसे हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और इसके अलावा विटामिन से हमें कोई कैलोरी, कोई ऊर्जा वगैरह कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ हमारे ये जो क्रियाएं होती है दैनिक जीवन की, उनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए हमारे विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम विटामिन की बात करें तो यहाँ पर विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी हमारे फंक ने की थी, और की थी 1911 में। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम विटामिन
ए और विटामिन बी की बात करें तो यहाँ पर हमारे ए और बी की खोज की थी मैकुलन ने, और विटामिन सी की थी होलकट ने, और यहाँ पर विटामिन सी जो होता है ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, और ये हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। और विटामिन डी की खोज की थी हमारे हॉपकिंस ने। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके रासायनिक नाम पर। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का, क्योंकि बहुत सारे विटामिन है और हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा जल में घुलनशील होगा, कौन सा वसा में घुलनशील होगा। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, हमको कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है हमें WBC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा W से वाटर, और हमारा बी और सी जो विटामिन होता है ये हमारे वाटर में घुलनशील होता है, और बाकी जो सारे ही होते हैं वो सारे हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और अगर हम इनके सबके साइंटिफिक नेम की बात करें तो हमारे विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनोल, विटामिन बी का होता है हमारा थायमीन, ये हमारा विटामिन B1 होता है, और विटामिन B2 का हमारा होता है राइबोफ्लेविन, और हमारे विटामिन B3 का नाम होता है निकोटिनामाइड या फिर नियासिन। और विटामिन B5 का होता है हमारे पेंटाथेनिक एसिड, और विटामिन B6 का होता है हमारा पायरिडोक्सिन, ठीक है। और यहाँ पर विटामिन B7 का नाम होता है हमारा बायोटीन, और B9 का होता है हमारे फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। और हमारा B12 का नाम होता है साइनोकोबालेमिन। तो आप मेरे साथ बोलते जाइएगा कि किसका नाम क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमें लेमिन, और यहाँ पर क्या होता है कि हमें इतने सारे विटामिनों के साइंटिफिक नाम एकदम तो याद नहीं होंगे, लेकिन मैं हर लेक्चर में आपको बार बार हम बोलेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें याद आ जाएगा जल्दी से कि इसका ये नाम था। तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। और यहाँ पर साइनोकोबालेमिन जो विटामिन B12 होता है इसमें हमारे कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। और हमारा विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है बोलते जाइएगा आप मेरे साथ साथ, टोकोफेरोल। और हमारा के का नाम होता है फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन होता है, बोलते जाइएगा, क्योंकि क्या है कि हम चुपचाप देखते रहेंगे तो हमें बोरिंग लगेगा वीडियो, तो साथ के साथ आप बोलते जाइएगा कि किसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो विटामिन B9 होता है वो होता है हमारा फोलिक एसिड, और ये जो होता है ये हमारा एनीमिया जो होता है उसकी कमी को दूर करता है, इसकी कमी से हमें एनीमिया हो जाता है। और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं जो होती है उनमें क्या होता है कि जो बेबी के डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि उनको रक्त की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उनमें हमेशा ही कमी हो जाती है इसकी विटामिन B9 यानी कि फोलिक एसिड की। और फिर इसके लिए क्या है कि उन्हें फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है, तो ये चीज़ याद रखना है। और हमारा विटामिन ए से तो रतूंदी होता ही है, ठीक है। और सी से हमारा स्कर्वी होता है, जिससे हमारे रक्त में
मसूड़ों में खून आ जाता है, हमको पता ही है। और जो विटामिन डी होता है ये हमारे सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। और वो हमारा विटामिन ई जो होता है उसकी कमी से जो जनन क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। और जो विटामिन के होता है वो हमारे रक्त का थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर इसकी कमी हो गई तो हमें हीमोफीलिया रोग हो जाएगा और हमारा जल्दी से, यानी कि हमें कहीं चोट लग गई। अब चोट लग गई तो ऐसे तो जनरली हमारा 2-4 मिनट में हमारा ब्लड जम जाता है, लेकिन अगर हमें विटामिन के की कमी हो गई तो हमारा ब्लड 24 घंटे तक भी नहीं जमता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। विटामिन का किसने दिया था बोलिएगा आप साथ साथ में, फंक ने 1911। फिर उसके बाद हमने याद रखा रहा था कि WBC यानी वाटर में बी और सी घुलनशील, बाकी सब वसा में घुलनशील, ठीक है। ए का नाम रेटिनोल, बी का नाम थाइमिन, ठीक है, B1 का नाम थाइमिन, B2 का नाम राइबोफ्लेविन, बोलते जाइएगा आप। B2 का नाम राइबोफ्लेविन, B3 का नाम नियासिन या निकोटिनामाइड, और उसके बाद B5 का नाम पेंटाथेनिक एसिड, B6 का नाम पायरिडोक्सिन, B7 का बायोटिन, बोलते जाइएगा B7 का बायोटिन। फिर उसके बाद होता है हमारा B12 का साइनोकोवालेमिन, ठीक है। ए का हमारा रेटिनोल, ई का हमारा टोकोफेरोल और के का हमारा फिनोक्विनोन। तो ये चीज़ें हम बार बार दोहराएंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया होता है तो ये किससे होता है, तो याद रखना है। यहाँ पर आप बताइएगा इसका आंसर विटामिन ए, सॉरी यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं सही कर देती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु या फिर हमारा प्रोटोजोआ और हमारा कवक। अब इनमें से आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा प्रोटोजोआ, क्योंकि हमारा मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। और इसमें क्या होता है कि मादा एनाफिलिस मच्छर जो रहता है ये इसका वाहक होता है। और ये होता कौन से परजीवी से, कौन से प्रोटोजोआ से होता है, तो वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से। किससे होता है बोलते जाइएगा आप साथ साथ, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है इसकी प्रोसेस डेवलपमेंट की बहुत ही लंबी चलती है। यहाँ पर हमारा एक समुद्री जीव होता है जिसको बोलते हैं घोंगा, और ये घोंगा के शरीर में ही इसकी पूरी प्रोसेस डेवलपमेंट की चलती है। लेकिन ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है क्योंकि ये हमारे BSc MSc के चैप्टर होते हैं, लेकिन हमारे ये पूछे नहीं जाते हैं। बस हमारा ये पूछा जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और हमारा जो मलेरिया होता है वो हमारी आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। और हमको पता ही है ठंड, तेज बुखार इसके लक्षण होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा विषाणु जो होता है इनसे हमारे एड्स, हर्पीस वगैरह हमारे रोग हो जाते हैं। और जीवाणु जो होता है उनसे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो उनसे हमारा न्यूमोनिया, हैजा, ये जो रोग होते हैं ये हमारे विषाणु से होते हैं। और कवक से कौन से होते हैं, क्योंकि ये कवक, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं कि कवक से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर कवक से हमारा होता है दाद, खाज, और यहाँ पर गंजापन, ठीक है। तो ये और हमारा दमा, ये भी हमारे कवक से होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि जो कवक होता है इसकी कोशिका भित्ति हमारे काइटिन की बनी होती है, क्योंकि जो हम ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन हमारे आगे भी ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इनमें जो भोजन रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बोलते जाइएगा किसके रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और यहाँ पर कवक, तो अब हमारे कवक भी बहुत सारे होते हैं, तो हमारे पूछ लेते हैं कि कौन से कवक से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर हमारा रोग होता है दाद, ट्राइकोफाइटन
फाइटन कवक से, ठीक है। और हमारा खाज जो होता है ये होता है हमारे एकेरस इसके बीच से। अभी इसका भी मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको याद रखने का कि कौन से कवक से, क्योंकि हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में कौन सा कवक आएगा। और यहाँ गंजाबन जो होता है ये हमारे होता है टीनिया कैपेटिस से। और यहाँ पर दमा जो होता है ये हमारे होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। किससे होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? आपके लिए बहुत ही आसान तरीका था कि आप एग्जाम में बहुत भूलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है? दाद। अब दाद जो होता है उससे क्या करनी है? ट्राइकोफाइटन, ठीक है। तो ये ट्राइकोफाइटन याद रखना है, तो फाइट, ठीक है। तो अब कहीं दाद हो जाता है तो दायत से क्या करनी पड़ेगी? फाइट करनी पड़ेगी। दाद से फाइट करनी पड़ेगी तो ट्राइकोफाइटन, जहाँ फाइट दिख जाए वहां लगा दो दाद, ठीक है। अब होता है हमारा खाज। तो खाज कैसे याद रखेंगे? खाज मतलब खुजली। अब खुजली क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं, आपको पता ही है इस टाइप के कोई बीज होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर थोड़े छोटे छोटे इस टाइप के बहुत ही बारीक बारीक कांटे टाइप के होते हैं, ठीक है। और अगर ये हमें लग गए, ठीक है, अगर ये हमें लग गए तो हमको दाद नहीं, यहाँ पर हमें खांस और खुजली हो जाती है, ठीक है। तो हमें बीज से याद रखना है, बीज से क्या होगी? हमारी खुजली, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी दिखे बीज तो वहाँ पर हमें खास खुजली लगा देना है इसके बीच। अब होता है गंजापन। तो गंजापन कैसे होता है? तो अगर हम गंजे हो जाएंगे, अब गंजे हो गए तो हमें केप लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ केप दिख जाए वहाँ पर होगा गंजापन। ये हमारे टीनिया कैपेटिस से, आप बोलते जाइएगा किससे होगा? टीनिया कैपेटिस से। और इसके अलावा जो दमा होता है ये हमारा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। अब ये कैसे याद रखें? दमा याद रखना है गेट से, ठीक है। अब एक बात याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दमा होता है, तो दमा क्या होता है? अगर हमें दमा हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या होगा? हमारी सांस एकदम से फूलने लग जाएगी और हमें क्या होगा कि हवा की जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या लगेगा कि सारे गेट हम खोल दें और बाहर चले जाएं ताजी हवा में, ठीक है। तो यहाँ पर गेटस से हो जाएगा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ये आपको दमा का याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ से होता है। और प्रोटोजोआ कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और बहुत बार पूछ लेते हैं कि ये हमारी किसको इफेक्ट करता है? तो ये हमारी आंत को इफेक्ट करता है, मलेरिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो मलेरिया होता है ये हमारी आरबीसी और हमारी आंत को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। यहाँ पर हमें यहाँ पर वैसे हम आरबीसी, ये हमारी तिल्ली या प्लीहा ये होता है, ठीक है। और जो आंत होती है उसको ज्यादातर इफेक्ट हमारा टाइफाइड करता है, ठीक है। और हमारा मलेरिया जो होता है वो हमारी आरबीसी, तिल्ली या प्लीहा को इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारी स्पिलिन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या याद करा था अभी कि कवक की कोशिका भी थी, काइटिन की बनी होती है। इसमें फूड जो रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। और इसके अलावा जो दाद होता है उससे क्या करेंगे? फाइट करेंगे तो हमारे ट्राइको फाइटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर खाज हो जाएगा तो एकेरस, इसके बीच बहुत सारे बीज होंगे, उससे हमें खाज खुजली हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर गंजापन हमारा केप से हो जाएगा, टीनिया कैपेटिस। और दमा जो होगा वो हमारा गेटस से हो जाएगा, तो हमारा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। तो है ना आसान तरीका। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो आप आंसर करिएगा। यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप यहाँ अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बताइएगा आंसर, विटामिन बी, ए, डी या फिर के? तो बताइएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा, हमने क्या याद रखा था सबसे पहले? तो कि WBC,
तो W होता है हमारा वोटर, और इसमें घुलनशील होंगे हमारे B और C। तो यहाँ पर देख लो हमारे B कहाँ है या फिर C कहाँ है, तो इसका आंसर ये हो गया हमारा B। ऐसे उड़ाने होते हैं क्वेश्चन। और यहाँ पर A, D, K ये सारे किस में घुलनशील, जो जल में नहीं घुलनशील वो किस में घुलनशील, वो वसा में घुलनशील, ठीक है। और यहाँ पर इन विटामिनों की हम चर्चा अभी कर ही चुके हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक से होने वाला रोग। अभी डिस्कस किया है हमने, अभी किया है, आप बता सकते हैं आंसर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है दमा, खास, गंजापन या फिर उपरोक्त सभी। आंसर करिएगा। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि दमा भी होता है हमारे कवक से, खाज भी होता है, गंजापन भी होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, और एक हमारा दाद भी होता है। और हमने कैसे याद किया था, दमा किस से होगा, जब गेट खोल लेंगे तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है। और खास किससे होगा हमारा, ट्राइकोफाइटन लेस केरुसम, ठीक है। और गंजापन हमारा किससे होगा बताइएगा, आप बोलते जाइएगा। टीनिया केपेटिस, केप लगाएंगे, केप लगाएंगे, केपेटिस। और यहाँ पर दाद हमारा किससे होगा, सॉरी यहाँ पर जो हमारा ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, ये तो हमारा दमा हो ही गया, ठीक है। और इसके अलावा हमारा दाद क्या था, ट्राइकोफाइटन लेस केरुसम, ये हमारा दाद का होगा। और हमने याद रखा था खास, खुजली किससे हो जाएगी हमें, तो खुजली होगी हमें बीज से, तो एकेरस इसके बीज। ठीक है। और इसकी कोशिका भित्ति कवक की हमारे किससे बनी होती है, काइटिन की। और बहुत बार पूछ लेते हैं कि इसमें भोजन किस रूप में संचित रहता है, तो ये हमारे रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। किस में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आंसर करिएगा। आप अपना खुद का एनालिसिस आपके मन में कर सकते हैं अभी कि आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम या फिर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर करिएगा आप। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो कोशिका का नियंत्रण कक्ष हमारा हम केंद्रक को कहेंगे, ठीक है। और केंद्रक की खोज किसने की थी हमारे, तो ये की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहाँ पर ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो होता है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि हमारे केंद्रक पाया जाता है, और यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में केंद्रक हमारे नहीं पाया जाता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इसका ही कर लेते हैं क्योंकि फिर बाद में ये बहुत थोड़ी बड़ी चीज़ है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अच्छे से, बड़ी सावधानी से, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रक हमारा नियंत्रण कक्ष हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, ठीक है। क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, आत्महत्या की थैली या फिर हमारा सुसाइड बैग, ठीक है। ये हमारा नियंत्रण कक्ष है, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। एक तो यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा तो सही दिख नहीं रहा, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे हम, आत्महत्या की थैली। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे हम, पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये हमारे इस टाइप का होता है, ठीक है। मान लो ये ऐसा होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है,
और एक हमारा जो खुरदरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें अब होता क्या है, यहाँ पर जो हमारा रफ होता है इसमें छोटे छोटे से धब्बे पाए जाते हैं, ये हमारे राइबोसोम के दाने होते हैं, ठीक है। और ये हमारे प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि जो खुरदरा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, तो राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा स्मूथ वाला होता है वो हमारे वसा से मिलकर बना होता है, क्योंकि वसा भी चिकनी चिकनी होती है, तो ये हमारा स्मूथ, ये इसी से रिलेटेड हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसकी खोज हमारे किसने की थी, सबसे पहले नाम इसका दिया था सी बेंडा ने, और इसकी खोज की थी अल्टमान ने। किसने की थी, अल्टमान ने की थी, ठीक है। और लाइसोसोम की हमारे की थी डी दुवे ने, ठीक है। और हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी हमारे, पहले यहाँ तो होता है हमारे राइबोसोम जो होता है, यहाँ पर हमारा राइबोसोम की खोज हमारे पेलाडे ने की थी, तो ये चीज़ हमें याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर हम कोशिका की बात करें तो हमारा शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, और कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी हमारी इकाई होती है हमारे शरीर की। तो हमारे कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस टाइप से क्या काम करते हैं। अब ये हमारा लाइसोसोम जो होता है, ठीक है, ये लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका में सारी जो चीज़ें हैं उसका सही से क्रियाएं हो रही है कि नहीं हो रही, सब काम कर रहे हैं कि नहीं कर, अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लाइसोसोम पचा देगा। और हमारा केंद्रक जो है ये नियंत्रण कक्ष, जैसे हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह में प्रिंसिपल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि किसी भी जो सारी क्रियाएं वगैरह काम होते हैं उनका नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसको नियंत्रण कक्ष कहेंगे। और लाइसोसोम क्या करता है कि यहाँ पर कोई डेड हो गई किसी सेल की, तो वो क्या करेगा, उसको पचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लाइसोसोम भी होगा, ये हमारी कोशिका है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंट्रोसोम भी होगा, ठीक है। अब सेंट्रोसोम जो है हमारे, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है हमारे कोशिका विभाजन में, और इसकी खोज की थी बाबेरी ने, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम क्या करता है, हमारे कोशिका विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो, जहाँ पर बहुत तेज कोशिका विभाजन होगा वहाँ पर हमारा सेंट्रोसोम पाया जाएगा, और जहाँ पर हमारा बहुत धीमा या ना के बराबर या होगा ही नहीं वहाँ पे हमारा सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहेगा। तो ये इससे पूछते हैं कि सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है एक्टिव सबसे ज़्यादा, तो वो हमारे लीवर में पाया जाता है, क्योंकि लीवर को अगर हम आधा काट दें तो वो क्या करेगा, वापिस से उसी अवस्था में आ जाएगा, धीरे धीरे पुनरुत्पन्न हो जाएगा उसका। तो यही हमारे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे पुनरुत्पन्न की क्षमता किस में पाई जाती है, तो वो हमारे पाई जाती है लीवर में, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम किस में नहीं पाया जाता है, तो ये हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन सेल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा न्यूरॉन जो होता है इसमें विभाजन होता ही नहीं है। तो अब आप सोचेंगे इसमें सेंट्रोसोम भी नहीं होता है, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, मस्तिष्क में अगर कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो फिर हमारा ब्रेन ट्यूमर कैसे बनता है, तो वो कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क का 90% पार्ट होता है, और 10% होती है हमारी गैलियम सेल। हमारी गैलियम सेल जो होती है उसमें हमारा सेंट्रोसोम पाया जाता है, और उसमें विभाजन होता है, इसीलिए हमारा ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हमारा वैक्यूल, जीव द्रव्य वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब होती हैं। अब हमारी वैक्यूल क्या करती हैं, ठीक है। हमारे जीवों में तो क्या है, वैक्यूल बहुत ही छोटी आकार में पाई जाती है, और हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें वैक्यूल बहुत ही बड़े आकार में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पेड़ पौधों में जल का संग्रहण होता है, और यहाँ पर खाली जगह में हमारे पेड़ पौधों में क्या रहता है कि जल संग्रहण होता है, इससे ये हमारे पेड़ पौधों को सही शेप प्रदान करते हैं। और ये हमारे अंदर भी बहुत ही छोटी छोटी पाई जाती है, तो इसमें भी हमारे जल ही रहता है। तो अब हमारे शरीर का 65% जल रहता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हमारे 65% जल रहता है, तो ऐसा नहीं कि हमारे 65% के 65% ही किसी एक जगह भरा हुआ है, किसी ने हमारे चाकू मारा तो वो धड़ाधड़ जल निकल गया, तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर ये हमारा जल जो होता है वो हमारे वैक्यूल में भरा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ पर। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आप आंसर करिएगा
कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है और आपको क्वेश्चन बताना ही है आंसर कि क्या होगा इसमें। तो बताइएगा, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, लिपोप्रोटीन या फिर हमारा काइटिन, बताइएगा, आंसर करिएगा। करिएगा आप आंसर। तो यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और सेल्यूलोज से क्या बनता है, ये पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति बनती है। और पेप्टिडोग्लाइकन से हमारी जीवाणु की कोशिका भित्ति बनती है। और यहाँ पर लिपोप्रोटीन से हमारी कोशिका झिल्ली बनती है। अब ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये हमारे दोनों में ही पाई जाती है, पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, जीव जंतु में भी पाई जाती है, ठीक है। ये हमारा है कवक यानी कि मशरूम। अब मशरूम जो होता है ये हमारी डबल रोटी में भी यूज होता है। तो डबल रोटी में कौन सा कवक यूज होता है, तो वो होता है हमारा सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये हमारे डबल रोटी में यूज होता है। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, क्या होता है, बोलते जाइएगा आप साथ साथ, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। मैं आपसे ही बोल रही हूँ जो आप वीडियो देख रहे हैं, सेकेरोमाइसिस सेरेविसिस। और इसके अलावा मशरूम भी हमारा कवक ही होता है जो हमारे सब्जियां बनाने में हम यूज़ करते हैं, सब्जियों में डालते हैं, ठीक है। और मशरूम की हमारी सब्जी भी बनती है। तो यहाँ पर वापस से पढ़ते हैं अपन, सेल्यूलोज जो रहता है उसमें हमारे पेड़ पौधों की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से जीवाणुओं की, लिपोप्रोटीन से कोशिका झिल्ली बनती है और काइटिन से हमारे कवक की कोशिका झिल्ली बनती है, ठीक है। बोलते जाइएगा आप, जब तक अपन बोलेंगे नहीं तब तक हमें याद नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण के लिए किसका गुणसूत्र निर्धारित करता है कि लड़का होगा या फिर लड़की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन माता पिता दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा पिता का गुणसूत्र। अब ये पिता का गुणसूत्र कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे 23 जोड़े, ठीक है। मेल में भी 23 जोड़े और फीमेल में भी हमारे 23 जोड़े, जिसमें से 22 जोड़े जो रहते हैं, दोनों में ही 22 जोड़े हमारे ऑटोसोम के होते हैं। और 1 पेयर जो होता है वो हमारे लिंग गुणसूत्र का होता है, ठीक है। और हमारे मेल में तो होंगे एक्स और वाई, और यहाँ पर भी 1 पेयर जो होता है ये हमारे लिंग गुणसूत्र का होता है। तो यहाँ पर होंगे हमारे एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब फीमेल का होगा तो फीमेल का हमेशा एक्स ही आएगा, ठीक है। अब फीमेल के एक्स से अगर मेल का एक्स मिला तो वो होगा एक्स एक्स, और ये बनेगा बेबी बॉय, ठीक है, यानी कि लड़का होगा। और फिर उसके बाद, क्योंकि हमेशा हमको पता ही इनके पास तो एक्स एक्स है और इनके पास एक्स वाई है, तो इनका तो हमेशा एक्स ही आएगा। और हमारे जो मेल होगा उनका वाई अगर आया और इधर से एक्स आया तो ये बनेगा एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे यहाँ पर हमारे बेबी बॉय होगा, सॉरी, और उधर हमारे बेबी गर्ल, ठीक है। यहाँ पर लड़की पैदा होगी, क्योंकि अगर एक्स एक्स होगा तो लड़की और एक्स एक्स वाई होगा तो लड़का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि कई बार हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि इजी ज़रूर है
क्वेश्चन इजी है, लेकिन वो कभी कुछ थोड़ा डीप में भी पूछ लेता है, अंदर से भी पूछ लेता है कि यहाँ पर क्या होता है, कितने जोड़ी होते हैं, क्या पेयर होता है, कैसे क्या होता है, तो आपको आंसर जरूर करना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप बताइएगा आंसर, क्योंकि अगर हम एक्टिव रहेंगे, बार बार बोलेंगे, तभी हमें याद होगा। यहाँ पर कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन या फिर अल्टमान। तो आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसके अलावा पुरकिंजे जो है रॉबर्ट हुक ने की थी हमारे कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी की थी? हमारे केंद्रक की थी। और यहाँ पर अल्टमान ने की थी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, और रॉबर्ट हुक ने हमारी कोशिका की थी, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो कोशिका है, इसकी कोशिका जो है वो स्टार्टिंग में हमारे रॉबर्ट हुक ने दी थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका को खोजा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था, तो इसमें हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे रॉबर्ट हुक ने कब खोजा था कोशिका को? तो ये खोजा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये कोशिका की खोज की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ थ्योरी वगैरह नहीं दी थी, सिर्फ खोज की थी। और हमारे श्लाइडेन और श्वान ने ये बताया था कि हमारा पूरा शरीर जो होता है वो हमारे कोशिका से मिलकर बनता है। और हमारे श्लाइडेन जो थे ये हमारे वनस्पति शास्त्री थे, और श्वान जो थे वो हमारे जीव विज्ञानी थे, और इन्होंने हमारे 1839 में ये बताया था। तो हमारे सेल थ्योरी किसने दी थी? अगर सेल थ्योरी आ जाए, कोशिका सिद्धांत आ जाए, तो हमें क्या लगाना है? श्लाइडेन और श्वान। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और इसके अलावा अगर पूछ ले कि हमारी जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये की थी हमारे एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक ने। और ये हमारे माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और इसके अलावा जो हमारा माइक्रोस्कोप है ये भी हमारे एंटोनी वेन ल्यूवेनहोक का ही है, बताते हैं कि इनकी ही देन है। और इसके अलावा ये चीज़ें हमारी सारी कोशिका से रिलेटेड है, तो हमें याद रखना है। और जो जीव द्रव्य जो होता है, यहाँ पर जो पुरकिंजे ने किसकी खोज की थी? हमारे जीव द्रव्य की। अब ये हमारे कोशिका का भौतिक आधार बताते हैं। अब ये कैसे बताते हैं कि कोशिका का भौतिक आधार क्या है? तो हमारा जीव द्रव्य जो होता है, जैसे ये हमारी कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा वैक्यूल्स भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेंट्रोसोम भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी गोल्जी बॉडी पड़ी हुई है। हमारे गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है कि अगर हमारे कोशिका में किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ पर वो चीज़ पहुँचाना, तो ये क्या करती है? ट्रांसफ़र का काम करती है। और इसके अलावा अभी हम जीव द्रव्य की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये जीव द्रव्य भरा रहता है इनके बीच में। ठीक है, ये इस टाइप से जीव द्रव्य भरा रहता है। जो जीव द्रव्य क्या करता है? ताकि कोशिका के अंगों की पास भीड़ ना हो, तो ये उसको मेंटेन करके रखता है। जैसे कोई हमारा एक डब्बा है, ठीक है, ये मान लो डब्बा है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें भर दी, ये भी सारी भर दी। अब इसमें क्या होगा कि हम कहीं ले जाएंगे तो ये इसमें आवाज़ आएगी, बहुत ही ज़्यादा खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आएगी। तो इसकी आवाज़ ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा मोबाइल आता है, कुछ भी चीज़ आती है, तो वो क्या होती है? थर्माकोल से ऊपर पैक रहती हैं। तो ये थर्माकोल से ऊपर पैक रहती हैं, तो ये किस लिए रहती हैं? कि हमारी सेफ्टी वहाँ पर बनी रहे। अब यहाँ कोशिका में भी ऐसा होता है, अगर हमारा जीव द्रव्य नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कोशिका के अंग आपस में टकरा के बेचारे लड़ मर जाएंगे, या लाइसोसोम भी कुछ काम नहीं आएगा, वो भी फट जाएगा, और ये कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए ये ज़रूरी है। इसलिए हमारे इसको जीव द्रव्य को हमारे कोशिका का भौतिक आधार बोलते हैं, यहाँ भी हमारी जीवन की भौतिक इकाई बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है।
अब हमारा अगला प्रश्न है, आप आंसर करिएगा। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बताइएगा। कान की हड्डी, जबड़े की हड्डी, फीमर या फिर हमारी ह्यूमरस? बताइएगा, आंसर करिएगा आप। तो ये हमारी होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, हमारे जबड़े की हड्डी हमारे सारे ही जो हड्डियां होती है उसमें सबसे मजबूत होती है। और पता है ये बहुत ज़्यादा ही वजन उठा लेती है जबड़े की हड्डी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में कि किसी इंसान ने अपने जबड़े से इतने किलो वजन उठा लिया। तो ये बात भी सही होती है। तो यहाँ पर ये हमारी हड्डी जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम? मैंडिबल। ठीक है, और ये हमारी फीमर जो हड्डी होती है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ये जो जांग में पाई जाती है, ये यहाँ पर ये फीमर होती है। और इसके अलावा ह्यूमरस जो होती है ये हमारी ऊपरी भुजा यानी कि ये हाथ के यहाँ पे पाई जाती है ह्यूमरस। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो ये हमारी सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अब सबसे छोटी हड्डी जो होती है हमारी, वो होती है हमारी स्टेपिस, जो हमारे होती है कान में। ठीक है, अब हमारे कान में 3 हड्डियां होती है। ठीक है, 3 हड्डियां इस कान की, 3 हड्डियां इस कान की, तो मिलाकर हो गई 6। तो यहाँ पर हम कैसे याद रखेंगे कि हमारे कान में कौन कौन सी हड्डी आ जाती है? क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में आ जाता है कि कौन सी हड्डी नहीं है या फिर कौन कौन सी हड्डी है हमारे। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है कि हम सीम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब सीम क्या करेंगे? हम मोबाइल में लगाएंगे। कैसे याद रखेंगे? सीम मोबाइल में लगाएंगे, मोबाइल को हम ऐसे कान के यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सीम से याद रख लेंगे हम कि एस से हो जाएगा हमारा स्टेपिज, और आई से हमारा हो जाएगा इनकस, और एम से हमारा हो जाएगा मेलियस। ठीक है, तो कान की हड्डी कौन कौन सी बोलते जाइएगा? स्टेपिज, इनकस, मेलियस। ठीक है, और जबड़े की हड्डी कौन सी? हमारी मैंडिबल, फीमर हमारी सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है, और ह्यूमरस जो हमारी ऊपरी बाह की हड्डी होती है ये यहाँ की, ये होती है हमारी। ठीक है, अब इसमें भौतिक परिवर्तन कौन सा है? आंसर करिएगा। दूध से दही का बनना, बर्फ से पानी का बनना, लोहे में जंग लगना या फिर लकड़ी का जलना? बताइएगा कि इसमें से हमारा भौतिक परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा भौतिक परिवर्तन जो होगा वो होगा हमारे बर्फ से पानी बनना। सबसे पहले हमारा भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, यानी कि समझाने के लिए अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई चीज़ ए से बी बनाई, ठीक है, तो वो भी बन गई, और बी से ए बनानी चाहिए, वो भी बन गई। ठीक है, अब एक स्टेट हमारी आती है, ए से हमने बी बनाना चाहा, ठीक है, वो भी बन गया, और वापस बी से हमें ए बनाना चाहा लेकिन वो बना नहीं। इसको बोलेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। और जब ए से बी भी बन गया, बी से ए भी बन गया, इसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने मान लो दूध से दही बनाया, तो अब हमने दूध से दही बनाया तो दूध से दही बन गया, वापस आपने दही से दूध बनते देखा है कभी कि बना हो? तो नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पर बर्फ से पानी बन गया, वापस पानी से भी बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये होगा, और लोहे में जंग लगना ये भी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, और लकड़ी का जलना, अब हमने लकड़ी को जलाया, ठीक है, वो राख बन गई, वापस राख से आपने लकड़ी बनते देखा है? नहीं ना। तो यहाँ पर हमारा बर्फ से पानी बनना इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत ही ईजी है, लेकिन हम समझने के हिसाब से समझ सकते हैं कि क्योंकि और भी ऑप्शन आ जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन कौन सा और रासायनिक कौन सा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो बताइएगा आप। माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फिर हमारा ट्रिप्सिन?
बताइएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ट्रिप्सिन, क्योंकि ये तो तीनों ही हमारी क्या होती है, शर्कराएं। और शर्करा क्या होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या शर्करा या हमारा कार्बोहाइड्रेट। और ये होता है हमारा ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन जो है ये हमारे अग्नाशय से स्रावित होता है, उसमें क्या आ रहा है, पी। तो पी से क्या हो जाएगा, प्रोटीन। ये हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो हमारे अग्नाशय में मुख्य रूप से 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो हमारा होता है लाइपेज, एक होता है हमारा एमाइलेज, और एक हमारा होता है ट्रिप्सिन। अब यहाँ पर क्या आ गया, एल। तो ये क्या करेगा, हमारा लाइपेज लिपिड का पाचन करेगा, और एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और यहाँ पर ट्रिप्सिन से पी याद रखा था, तो यहाँ पर ये हमारा प्रोटीन का पाचन करेगा। और यहाँ पर हमारा अग्नाशय जो होता है, यहाँ पर हमारी लेगरहिंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। क्योंकि अब हम इसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार करेंगे डिस्कस, उसको बार बार बोलेंगे तभी हमें याद होगा। तो हमारे अग्नाशय में क्या होता है, लेगरहिंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है, और उसमें भी हमारी 3 कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती हैं, 3। अब ये 3 कौन कौन सी होती हैं, तो ये होती है हमारी अल्फा, बीटा और हमारी गामा। ठीक है, अब ये हमारी अल्फा कोशिका करती है हमारे ग्लूकेगोन हार्मोन स्रावित, बीटा करती है हमारी इंसुलिन, और गामा करती है हमारी सोमेटोस्टेटिन। हम बार बार बोलेंगे तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ग्लूकेगोन और इंसुलिन, इन दोनों का काम पूरा ही उल्टा होता है। जो इंसुलिन करता है उसका उल्टा हमारे ग्लूकेगोन का होता है। अब इंसुलिन क्या करता है, समझना। इंसुलिन क्या करता है, हमारा जो ग्लाइकोजन होता है, यहाँ पर हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने को ये नियंत्रित करता है ना। नियंत्रित करना मतलब इसको बनाने से रोकना। ठीक है, तो ये क्या करता है, बनाने से रोकता है, मतलब ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए तो ये फिर ग्लाइकोजन में बदल जाएगा और हमारे लीवर वगैरह इनमें स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये होता क्या है इससे इफेक्ट, तो इससे इफेक्ट ये होता है, अगर हमारा इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन ही नहीं बनाएगा, तो हमारा ग्लूकोज जो होता है वो उसकी मात्रा हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाती है। अब हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमें मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा ग्लूकेगोन होता है ये क्या करता है कि हमारा ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ये उल्टा काम करता है। और हमारा सोमेटोस्टेटिन जो होता है ये हमारे भोजन के स्वांगीकरण की अवधि बढ़ाता है, और ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और अगर हम इंसुलिन की बात करें तो यहाँ पर हमारे इंसुलिन जो है इसकी खोज किसने की थी और कब की थी, तो ये की थी 1921 में बेटिंग और बेस्ट ने। क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम बार बार बोलेंगे, बार बार दोहराएंगे तो हमें याद होगा। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं वो भी साथ के साथ बोलते जाइएगा। बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में, और 1922 में यहाँ पर कनाडा में एक व्यक्ति को ये टीका लगाया गया था, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया गया था। तो इंसुलिन का इंजेक्शन जो होता है वो लगाया गया था लॉयड थॉमसन को। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए हमें इजी भी पढ़ना है, थोड़ा टफ भी पढ़ना है, तो ये चीज़ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज क्या है, हमारी शर्कराएं। ट्रिप्सिन हमारे प्रोटीन का पाचन करेगी। ठीक है,
और अग्नाशय की हमारी जो द्वीपिकाएं होती है उससे 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा गामा। बोलते जाइएगा, अल्फा से क्या निकलता है ग्लूकेगोन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, और उसके बाद जो हमारा ग्लूकेगोन रहता है ये हमारा सोमेटोस्टेटिन, ये हमारी गामा से निकलता है। ठीक है, और इंसुलिन के लिए खोज बेटिंग बेस्ट ने की थी, तो ये चीज पूछ लेते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पित्त का स्त्रावण कहाँ से होता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पित्त का स्त्रावण कहाँ से होता है? यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत या फिर हमारा हाइपोथैलेमस। तो आप आंसर करिएगा। तो यहाँ पर पित्त का स्त्रावण हमारे यकृत से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी पित्ताशय भी आ जाता है ऑप्शन में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पित्ताशय होगा कि लीवर होगा, लेकिन हमारा जो यकृत लीवर होता है इससे हमारा पित्त का स्त्रावण होता है, और हमारे लीवर में जब इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है हमारे पित्त की, तो ये हमारे गोल ब्लेडर में आके इकट्ठा हो जाता है, यानी कि हमारा पित्ताशय, ये हमारा लीवर है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो ये हमारे सिर्फ गोल ब्लेडर में आ जाएगा, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं, सिंपल। और यहाँ पर हमने अग्नाशय जो है ये हमारे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि है अग्नाशय, और सबसे बड़ी जो होती है तो वो हमारी होती है यकृत। बड़ी जो फर्स्ट पे आती है वो हमारी यकृत होती है, और इसमें हमारे पुनरुत्पन्न की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और ये अग्नाशय जो होती है ये हमारे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी ग्रंथि है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी अंतःस्रावी भी है और ये बहिस्रावी भी है, ये दोनों का ही काम करती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्मोन निकलते हैं वो हमारे ट्यूब के माध्यम से भी जाते हैं, नलिकाओं के माध्यम से भी, और ये हमारे खुले रूप में भी जाते हैं, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, और इसके अलावा छोटी आंत जो होती है ये हमारे जल का अवशोषण करती है, और हमारे कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जल से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ से जल से हमें खनिज लवण वगैरह मिलते हैं, और इससे हमें कोई भी कैलोरी नहीं मिलती है, जल से हमें 0 कैलोरी मिलती है। ठीक है, बस ये हमारे 0 कैलोरी मिलती है, ये हमारे खनिज को मेंटेन रखता है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारा मस्तिष्क का पार्ट होता है, तो यहाँ पर हमारा भूख प्यास वगैरह का नियंत्रण केंद्र होता है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, तो यकृत हमारे कहाँ से स्रावित होगा? पित्त कहाँ से होगा? यकृत से होगा, और इसका जो जमाव है हमारा वो कहाँ पर होगा? गोल ब्लेडर, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। ठीक है, क्या बोलेंगे हम गोल ब्लेडर को? पित्ताशय। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए, कोई फीडबैक हो तो आपको कैसे लगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी धन्यवाद।